सुप्रभात बच्चों। हम मलबे का मालिक कहानी का अध्ययन कर रहे थे। हमने जहाँ तक गन्नी पाकिस्तान से लौट कर आता है कोई का मैच देखने के बहाने और उसे मनोरी मिल जाता है, वहाँ तक की कहानी का हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे की कहानी जारी है। जब गन्नी अपने मकान का मलबा देख रहा होता है तो लोग आशा कर रहे हैं कि यह सारी कहानी ज़रूर किसी न किसी तरह गन्नी के कानों तक पहुंच जाएगी कि उनके बेटे चिरागदीन का वध रखा पहलवान ने किया है। उनको लग रहा था कि जैसे मलबा ही अपने आप सारी घटना उसे बता देगा। और गन्नी मलबे की मिट्टी नाखून में लिए हुए रो रहा था, बोल रहा था, चिरागदीन तू कहाँ चला गया। अपने बच्चों को याद कर करके चिल्ला रहा था। और मलबे से उनके भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेसे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे रखा पहलवान को न जाने किसी ने जगा दिया या फिर वह स्वयं ही जाग गया। उसे यह पता चला कि पाकिस्तान से अब्दुल गन्नी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा सा झाग उठाया, उसे खांसी हुई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धोंकने का सा स्वर निकला। तेज तेज सांसें चलने लगी और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैलाया। गन्नी अपने मलबे पर बैठा है। उसके सारगिद यानी चेले ने, लच्छे पहलवान ने उनके पास बैठते हुए कहा। पहलवान परेशान होता है और क्योंकि वह मलबा अपनी हकीकत समझता है, इसलिए वह कहता है कि मलबा उसका कैसे हो सकता है, मलबा हमारा है। पहलवान ने झाग के कारण घरघराती हुई आवाज में कहा। मगर वह वहां पर बैठा है। लच्छे ने आंखों में रहस्यमय संकेत करके कहा। लच्छा पहलवान कहता है कि बैठा है तो बैठा रही, तू चिलमला। उसकी टांगें फैल गई और उसने अपनी जांघों पर हाथ फेरना शुरू किया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया तो लच्छा पहलवान को शंका है कि जो मनोरी उसके साथ है वह उसे सारी कहानी बतला देगा। इसलिए वह कहता है कि मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया तो लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मनोरी की सम्मत आई है। पहलवान कहता है कि यदि वह उसे बताएगा। रखा पहलवान कहता है कि यदि मनोरी ने उसे बता दिया तो क्या वह हमें नहीं जानता। लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की बहुत सारी पुरानी पत्तियां बिखरी पड़ी थी। रखा उन पत्तियों को उठा कर हाथों से मसलता रहा और वह इस चिंता में बैठा रहा कि कहीं गन्नी को सारी बातों का पता न चल जाए। नहीं, कभी वह सोचता है कि मनोरी से कुछ नहीं बताएगा। कभी उसके मन में शंका होती है कि मनोरी कहीं सब कुछ न बता दे। उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गन्नी की बाह पकड़े हुए वापस आ रहा है। वह चिलम के लंबे लंबे कस लगाने लगा। कभी तो उसकी आंखें अक्षण भर के लिए रखे के चेहरे पर टिकती हैं और कभी गन्नी की ओर लगी रहती है। मनोरी गन्नी की बाहें पकड़े हुए उसे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश थी कि गन्नी कुएं के पास बिना रखे पहलवान की ओर देखे ही निकल जाए। क्योंकि मनोरी सारी घटना से अवगत है। मनोरी को पता है कि यदि अब्दुल गन्नी को पता चल गया कि उसके बेटे व उसके परिवार का हत्यारा रखा पहलवान है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वह मनोरी चाहता है कि गन्नी वहाँ न रुके। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उसी गन्नी ने उसे दूर से ही देख लिया था। कुएं के पास पहुँचते ही पहुँचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। उसने आत्मीयता से रखे पहलवान को पुकारा। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसकी ओर देखा, मानो कि उसमें हिम्मत नहीं हो रही है उसका सामना करने की। उसके गले से अस्पष्ट सी घरघराहट हुई। स्पष्ट बोल नहीं पा रहा है, वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं। अब्दुल गनी कहता है कि रखे तूने मुझे पहचाना नहीं।
गन्नी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गन्नी हूँ, अब्दुल गन्नी, चिरागुद्दीन का बाप। वह कहता है कि मैं गन्नी हूँ, चिरागुद्दीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया, मानो वह उस एडी से चोटी तक उसके शरीर को अच्छे से देख रहा है। अब्दुल गन्नी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके परिवार का हत्यारा रखा पहलवानी है। उसके स्वर में आत्मीयता थी। उसने रखा पहलवान में अपनापन दिखाई दे रहा था। रखे का निचला होठ फड़का, वह उसका सामना कर पाने की हिम्मत उसमें नहीं आ रही है, और भारी से स्वर में बोला, सुना गनिया। गन्नी की बाहें फिर फैलने को हुई, मानो वह उसे अपने आगोश में लेना चाहता है, गले मिलना चाहता है, परंतु पहलवान की ओर से कोई कोशिश न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं की सील पर बैठ गया, कुएं के फर्श पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में से जो लोग झांक रहे थे, जो ये आशा कर रहे थे कि आज गन्नी को सारी घटना का पता चल जाएगा और रखा पहलवान जो उसके घर का मकान का मालिक बना हुआ फिर रहा है, उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। खिड़कियों में चहमोगियाँ तेज हो गई, यानी कानाफूसी। लोग धीरे धीरे धीमे स्वर में एक दूसरे से बातें करने लगे कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं, बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गन्नी को कुछ नहीं कह सकता। जब अब वो दिन नहीं रही, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न उसका है और न गन्नी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है, क्योंकि जिस भी वस्तु का, जिस जगह का कोई मालिक नहीं होता तो वह सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। और 7.5 साल पहले की घटना है, इसलिए मलबा अब सरकार की मलकियत है। किसी को गाय का खूंटा नहीं लगाने देता रखा पहलवान। मनोरी भी डरपोक है। इसने गन्नी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिरागुद्दीन और उसके बीवी बच्चों को मारा है। सभी गली वाले सोच रहे हैं कि वह किसी तरह उसको बता दे। रखा आदमी नहीं है, सांड है। सब उससे डरते हैं। सारा दिन गली में घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। और गन्नी बेचारा कितना दुबला हो गया है, कितना कमज़ोर हो गया है उसके परिवार के मरने के बाद। वृद्ध है, उसकी दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गन्नी ने कुएं की सील पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या रह गया। यानी हमने क्या क्या आशाएं की थी और अब क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया। जब मैं गया तो मेरा एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज सिर्फ मिट्टी है। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तो सच पूछ रखे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता, क्योंकि इस मिट्टी के साथ मेरी सभी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं ये छूटकर चला जाऊं। और ऐसा कहते कहते उसकी आंखें छलछला आई। पहलवान ने फैली हुई टांगें समेट ली और अंगोछा कुएं की मंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया, क्योंकि उसे आत्मग्लानि हो रही है कि जिस अपनेपन से, जिस आत्मीयता से अब्दुल गन्नी उसे बात कर रहा है, अपना दुख बांट रहा है, लेकिन वास्तव में वही उसके दुख का कारण है। तू बता रखे यह सब हुआ किस तरह? अब्दुल गन्नी मासूमियत से पूछता है कि रखी यह सब कैसे हुआ? गन्नी आंसू रोकता हुआ इस आग्रह के साथ बोला, तुम लोग उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। सब एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में भी छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। वह अपने बेटे चिरागुद्दीन के भोलेपन के बारे में बात करते हुए कहता है कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि कैसे वह अपनी जान बचाए। वह किसी के घर जाकर शरण ले सकता था जब लोग उसे मारने आए। ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अगूंज सी दिखाई दे रही है। उसने मूंछों के नीचे पसीना और बहते हुए आ रहा है और ओठों पर पसीना आ चुका है। उसके माथे पर किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा है, मानो उसके दिमाग पर किसी चीज़ का दबाव पड़ रहा है और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है।
वह बात का रुख बदलने के लहजे से कहता है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया। उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं है। वह अपनी बात को रखने में समर्थ नहीं है। उसने अंगूछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींच खींच कर गले में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे। गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछे तो वह मेरा खुदा ही जान सकता है। मेरा चिराग साथ होता तो बात और थी। यानी मेरा बेटा मेरे साथ होता तो कुछ और बात थी। रखे मैं उसे समझाता रहा कि तू मेरे साथ चला चल। यानी मैंने उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रखा नहीं। वह कहता है कि चिराग दिन नहीं माना। उसे लग रहा था कि यदि वह यहाँ रहेगा, अपना नया मकान छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वह कहता था कि यहाँ पर सब अपने हैं, यह गली अपनी है, यहाँ पर मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह भी नहीं सोचा कि गली में खतरा नहीं है, लेकिन बाहर से खतरा आ सकता है। अब्दुल गनी अपने दुख को याद करते हुए कहता है कि किस प्रकार उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी और अपने आस पड़ोस का, अपने जो गले वाले थे उनका कितना भरोसा था उसे। मकान की रखवाले के लिए 4 जनों ने जान दे दी। अब्दुल गनी कहता है कि नया मकान छोड़ना वह नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। रखे उसे तुम पर बड़ा भरोसा था। अंत में वह पहलवान की प्रशंसा करते हुए कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब आनी आई तो रखे के रोके भी नहीं रोक सके। अब्दुल कितने भोलेपन से कहता है कि जो होनी होती है वह होकर रहती है, क्योंकि रखा पहलवान भी उनकी जान नहीं बचा पाया। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि वह उसकी बातों का जवाब दे नहीं पा रहा है। उसे आत्मग्लानि हो रही है, क्योंकि वही उसके परिवार का हत्यारा है। उसी ने ही मकान के लालच में उन सब की हत्या की है। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा है। वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है। पेट की जो आंतड़ियां हैं उसके आसपास लग रहा है कि उसकी सांसें जकड़ रही हैं। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग रहा है। उसके पैरों के तलुओं में चुनचुनाहट हो रही है। बीच बीच में नीली फूल झड़ियाँ सी ऊपर से नीचे की ओर तैरती हुई उसके आंखों के सामने से निकल रही है। यानी वह अब्दुल गनी का सामना नहीं कर पा रहा है और इसीलिए उसका संपूर्ण शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है और उसे उसका सामना करने, उसके सामने खड़े रहने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा है। उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही है। उसने अंगूछे से होठों के कोनों को साफ किया और मुंह से निकला, हे प्रभु सचिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है। यानी अंत में वह प्रभु की शरण, जैसे कि प्रभु की शरण मांग रहा है और वह कहता है कि तू ही मेरा सब कुछ है। गन्नी ने लक्षित किया कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं। उसे लगा कि पहलवान दुख के कारण परेशान है, वह कुछ बोल नहीं पा रहा है और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो गए। तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हल्का न कर रखिया, तू परेशान मत हो, जो होनी थी सो हो गई। उसे कोई लौटा थोड़े ही सकता है, वह वापस नहीं लौट कर आता। खुदा नेकी की नेकी रखे और बद की बदी माफ़ करे। खुदा जो नेकी है उसको नेक रखे और जो गलत करता है, जो बुरा करता है, उसकी भी बुराई माफ़ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। वह कहता है कि माना कि चिराग, मेरा बेटा चिराग नहीं रहा, लेकिन मुझे तुम सब लोगों का सहारा है। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की तो कोई यादगार, यानी तुम लोगों को देखकर, तुम्हारे अंदर अपनापन देखकर मेरे मन को तसल्ली हो गई। तो मेरी कुछ यादें जो यहाँ थी उनके कारण मुझे अच्छा लगा। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया, यानी मैं अपने बेटे को तुम्हारे माध्यम से देख रहा हूँ। सब में अपने बेटे की झलक देख रहा हूँ। तुम लोग भी मेरे अपने हो।
अपने बेटे के समान, चिराग दिन के समान हो। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, तुम्हें स्वस्थ रखे, जीते रहो और खुशियां देखो। और गन्नी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, रखे पहलवान, याद रखना, यानी तुम मुझे भूल मत जाना। मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तुमसे एक ही प्रार्थना है कि तुम लोग मुझे कभी भूल मत जाना। रखे के गले में स्वीकृति की मध्यम सी आवाज़ निकली। वह बोल नहीं पा रहा है, लेकिन मानो थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में कहता है कि ठीक है। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। उसने अंगोछा लेकर अपने दोनों हाथ गन्नी के सामने जोड़ दिए और गन्नी गली के वातावरण को हसरत भरी नज़र से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमोगियाँ चलती रही। लोगों के बीच कानाफूसी चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गन्नी को सब कुछ बता दिया होगा। गन्नी के सामने रखे का ताल्लुक किस तरह खुश्क हो रहा था, किस तरह उसकी आवाज़ बैठ गई थी, किस प्रकार वह सामना नहीं कर पा रहा था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से गंदा बोल नहीं बोली। रखा मरदूद का घर न गाट, इसे किसी माँ बाप का लिहाज कैसे हो सकता है। यानी वो कितनी शांत औरत थी, कैसे सबका भला करती थी। लेकिन रखा जो है वह इंसान नहीं, हैवान है। उसे किसी की इज्जत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में स्त्रियां घरों से गलियों में उतर आई। बच्चे भी वही गुल्ली डंडा खेलने लगे और 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्था गुत्थी हो गई। यानी अब्दुल के जाने के बाद वातावरण पहले की तरह सामान्य हो गया। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंखारता रहा और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहाँ से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे सुना है कि आज गन्नी पाकिस्तान से आया था। यानी वह रखे के मन की बात जानना चाहते हैं। उसे पूछते हैं कि आज वह पाकिस्तान से आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। लोग जानना चाहते हैं कि क्या उन दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे देकर बुला लेता था। नियमित रूप से वह आने जाने वालों को बुलाता रहता था और उन्हें सट्टे के गुड़ और सेहत के नुस्खे बताया करता था। क्योंकि पहलवान था, इसीलिए सेहत के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में बताया करता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा। आज उसका मांस पटल इतना बदल चुका है कि आज वह वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा। उसने 15 साल पहले जो वैष्णो देवी की यात्रा की थी उसके बारे में बता रहा। लच्छे को विदा करके वह गली में आया और मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के देकर हटाने लगा, क्योंकि वह मलबे को अपनी मलकियत समझता है और वह वहाँ पर किसी को न कोई गाय भैंस बांधने देता था। आज भी पंडित की भैंस को देखकर उसे लगा कि वह मलबा उसका है और उसे अपनी आदत के वश उसे हटाने लगा और भैंस को उठाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। रात का समय था, गली में कोई नहीं था। कमेटी की कोई बत्ती न होने से वहाँ शाम के समय ही अंधेरा हो जाता था। गली में कोई रोशनी नहीं थी। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ से बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी से निकल रही थी। चों चों चिक चिक, यानी जीव जंतुओं की, कीड़े कीट पतंगों की आवाज़ें उस मलबे से आ रही थी। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहाँ से उठकर लकड़ी के चौखट पर जा बैठा। उसके बैठने से लकड़ी के रेसे इधर उधर छितरा गए। कौवे के यहाँ बैठते मलबे के एक कोने से
एक कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा और पंख फड़फड़ाता रहा और अंत में उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के चले जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके जोर जोर से भौंकने लगा। पहलवान उसे उठाने के लिए भारी आवाज़ में बोला, दूर दूर दूर। उसको दूर करने की कोशिश की, मगर कुत्ता और उसके पास आकर भौंकने लगा, वाव वाव वाव। लेकिन पहलवान उसे हट हट करके दूर करना चाहता है। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ी सी दूर हट गया, पर उसने भौंकना बंद नहीं किया। पहलवान मुंह उसे गालियां देता है लेकिन वह कुत्ता वहाँ से नहीं जाता। धीरे धीरे पहलवान कुएं की सील पर जाकर लेट गया। पहलवान के वहाँ से हटने पर कुत्ता गली में चला गया और कुएं की ओर मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंककर जब कुत्ता थक जाता है, गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया, तो वह एक बार अपना सिर झटकाकर मलबे पर लौट आया और वहाँ कोने में बैठकर सुस्ताने लगा। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस दूसरे व्यक्ति के धन के लालच में रखा पहलवान उसके पूरे परिवार की हत्या कर देता है, उसके बीवी बच्चों को भी मार देता है और अंत में जिस मकान के लिए उसने ऐसा किया उस मकान पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। वह आत्मग्लानि के कारण एक कुत्ते का भी सामना नहीं कर पाता और अंत में एक कुत्ता भी उसे उस मलबे के ढेर के पास नहीं बैठने देता। धन्यवाद।